हेलो एवरीवन। मैं राजेश शाह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन पाठशाला की इस मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। कहते हैं कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। और मैथमेटिक्स के साथ IIT JEE में जो मैथमेटिक्स का करिकुलम है उसके साथ ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम JEE में पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस की और चैप्टर्स की बात करें तो ये करीब 30 प्लस चैप्टर्स के आसपास होते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशाल जर्नी है जिसे हम लोगों को कवर करना है। तो यहां भी शुरुआत हम लोग पहले स्टेप से करेंगे और पहला स्टेप होगा हमारा चैप्टर 1 सेट थियरी। इस चैप्टर में हम ये समझना चाहेंगे, हम ये जानेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स किस किस तरह के होते हैं, या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट से क्या मतलब होता है, सबसेट का क्या मीनिंग होता है, और आगे आने वाले दूसरे चैप्टर्स में स्पेशली कैलकुलस में इस सेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से हम इसकी हेल्प से अदर्स जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं सेट थियरी की। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट थियरी। सबसे पहले हम सेट्स को डिफाइन करेंगे। हम ये समझना चाहेंगे कि सेट क्या होता है। तो कहते हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is known as सेट। अब यहां पर मैंने एक फ्रेज यूज किया, वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या मतलब है इस बात का, वेल डिफाइंड कलेक्शन का? चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ लेंगे। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, तो यहां पर इस बात को, इस स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। मेरे अकॉर्डिंग जो क्रिकेटर्स, जो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया हो सकते हैं, मैं उनका कलेक्शन करूंगा। आपके अकॉर्डिंग वो कुछ और हो सकता है, और किसी तीसरे थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग वो कोई और बात हो सकती है। तो जब इस तरह की बातें वेरी करते हुए कलेक्शंस के डेटा हमारे पास आए तो हम इस तरह के कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सच क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया हु प्लेड एट लीस्ट 5 वनडे मैचेस, तो हो सकता है कि ये लिस्ट बड़ी हो, छोटी हो, लेकिन मैं, आप, हम में से कोई भी इस सेट के मेंबर्स या इस तरह का कोई कलेक्शन करने जाएंगे तो हम सब का डेटा मैच करता हुआ होगा। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। किसी एक क्रिकेटर का नाम जिसे मैंने पहले अपनी लिस्ट में रखा है, आप उसे बाद में रख सकते हैं। तो ये एक तरह का वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि अ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो ऑफ कोर्स यहां भी पर्सन टू पर्सन, यानी जिस पर्सन को कलेक्ट करना है डेटा, उसके अकॉर्डिंग चॉइसेस डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि किसी स्टूडेंट के बारे में वो ऐसा हो सकता है कि वो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट हो सकता है, दूसरे में नहीं। तो अब ये डिपेंड होगा इस बात पर, डिपेंड करेगा इस बात पर कि जिस पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया है, जिस पर्सन ने कलेक्शंस किए हैं ऑब्जेक्ट के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन जब बात ऐसी आएगी कि द कलेक्शन ऑफ students who have scored more than 80% in 10th standard, तो उस टाइम ये बात बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वही मेंबर्स, वही स्टूडेंट्स एज अ मेंबर होंगे जिन लोगों ने 80% या उससे एबव मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। तो जब मैं यहां पर कहता हूं कि सेट मींस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉन एज सेट, तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक सेट का एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट से हम क्या समझते हैं?
एलिमेंट। देखो, जैसे अगर मैं कहूं कि अ कलेक्शन ऑफ vowels of English alphabet, ओके, अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो डेफिनेटली इस कलेक्शन में जो मेंबर्स आएंगे वो ए, ई, आई, ओ एंड यू होने चाहिए, क्योंकि टोटल 26 जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उसमें से ये 5 वॉवेल हैं एंड रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट है। अब अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि इज ए एन एलिमेंट ऑफ सेट, तो मेरा जवाब होना चाहिए कि यस इट इज ट्रू, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बात एलिमेंट की होती है तो कोई एक ऑब्जेक्ट ए हमारे सेट का मेंबर या एलिमेंट तब माना जाएगा जब वो उस सेट में प्रेजेंट होगा। सो इज ए एन एलिमेंट ऑफ सेट, वॉट एवर द नेम ऑफ सेट इज, तो हम कहेंगे कि हाँ ये बात सही है। और अगर यहीं पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से कहा जाए कि इज बी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो हमारा जवाब होना चाहिए नो, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो आप एलिमेंट क्या होता है किसी सेट का उसके बारे में यहां पर समझ गए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहां पॉइंट कि नोटेशन, किस तरीके से हम एक सेट को डिनोट करें। नोटेशन मींस हाउ टू डिनोट, हाउ टू डिनोट अ सेट। सो एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर यूज करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर ऑफ English alphabet is used to represent a set. That is, either you can use A or B or C, or you can use X, Y, Z, whatever your wish is, you can, आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक सेट को डिनोट करने के लिए आपको इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर यूज करना होता है। ओके, तो यहां तक की सारी बातों को क्विकली रिकैप कर लेते हैं अगले पेज पर आगे बढ़ने से पहले। और बात यहां पर यहां तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ये कि सेट क्या होता है। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ऐसे सारे मेंबर्स जो हमारे सेट में प्रेजेंट हो हम उनको उसका एलिमेंट कहते हैं। सो यहाँ इस एग्जांपल में हमने देखा कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स में ए ई आई ओ यू ये 5 थे, तो उसमें ए ई आई एंड ओ एंड यू ये सभी हमारे सेट के एलिमेंट होंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा कि बी ई ये क्या ये सब हमारे सेट के मेंबर हैं, एलिमेंट है, तो हमारा जवाब बी सी के रिगार्डिंग होगा कि नहीं वो एलिमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट बात है कि एक सेट को डिनोट कैसे करते हैं, हाउ टू डिनोट। तो एक सेट को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर यूज करते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। या अब एक सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका होता है। तो देखिए, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो बच्चों एक सेट को हम
इन दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मेथड कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को ही दूसरे अदर नेम से भी बुलाया जाता है। We can say other names also of roster form, and the second name is listing form, and there is a third name also, and that is roster form, listing form and tabular form. ओके, तो ये तीन अलग अलग नामों से एक ही बात है। कुछ ऑथर्स ने रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग फॉर्म लिखा है, लिस्टिंग मेथड लिखा है, कुछ ने उसको टेबुलर फॉर्म लिखा है। ये सारी बातें एक ही बात होती है। अब एक सेट को इस जो दो तरीके से हमने रिप्रेजेंट यहाँ पर करने की बात की है, वो क्या होता है उसे समझते हैं। अगर किसी सेट को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, कैपिटल लेटर ऑफ ए से हम सेट को डिनोट करेंगे और एक सेट को यूजुअली कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करने का ट्रेडिशन है, इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब आगे हम स्टडी करेंगे और आने वाले अपने दूसरे वीडियो लेक्चर्स में आपको जब सबसेट्स के बारे में बताऊंगा और स्पेशली इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर के बारे में बताऊंगा, तो उस वक्त मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बल्कि सेट को हम दूसरे लाइक स्क्वायर ब्रैकेट से या राउंड ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत की है सेट्स की, तो इस वक्त हम सेट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेट a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x, हमें इस सेमी कॉलन तरह का जो ये सिंबल मैंने यहां लगाया है उसे पढ़ना है सच दैट, हमें इस तरीके से पढ़ना है सच दैट। ओके, सो x such that x is a vowel of English alphabet, right? ओके, यहां इस सेट को हम लोगों ने एक स्टेटमेंट के रूप में फॉर्म किया है और हमने उसको कर्ली ब्रैकेट में लेते हुए और x such that x is the vowel of English alphabet, इस स्टेटमेंट से हमने अपने सेट को फ्रेम करने की कोशिश की है। इस तरीके से हमने इसको फ्रेम किया है। अब जब आप इसके सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन कर्ली ब्रैकेट में लिस्ट कर देंगे और दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में कॉमा पुट करेंगे, तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन इसी सेट का, सेम सेट का, सेट ए का ही जो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा, उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म कहेंगे। तो देखिए मैं यहां पर लिखा हूं a इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में a, e, i, o एंड u लेना चाहिए हमें। और इस तरीके से हमने अपने इस सेट a को, जिसका सेट बिल्डर फॉर्म था x such that x is the vowel of English alphabet, उसको रोस्टर फॉर्म यानी कि लिस्टिंग मेथड यानी कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ये चीजें कन्वर्सली इंटरचेंज की जा सकती हैं। अगर रोस्टर फॉर्म में कोई सेट है तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सेट बिल्डर फॉर्म से जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो चाहे वो कन्वर्जन कोई भी कर रहा हो, मैं, आप या कोई भी थर्ड पर्सन, हम सब लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। एक बात जरूर हो सकती है कि एज पर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैंने जो जिस एलिमेंट को पहले लिया है वो जरूरी नहीं कि आप भी उसको पहले लें, आप उसको आगे पीछे ले सकते हैं।
लेकिन जब आप रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर वेरिएशंस आ सकते हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह के रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं। तो ये बातें हम लोग आने वाले समय में जब मैं कन्वर्जन आपको सिखाऊंगा तो उस वक्त इसको हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे क्लोजली, हम इस रिजल्ट को देखेंगे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है या ऐसा नहीं है। ओके, अब देखो, अगर इसी सेट को, सेट ए को एक स्टूडेंट ने रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इस तरीके से लिख दिया, ई आई ए यू ओ, तो क्या उसने जिस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है वो गलत है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसलिए सही है क्योंकि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स का। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ सेट डज नॉट मैटर, तो ये आप कर सकते हैं। अगर एक तीसरे किसी स्टूडेंट ने इस ए सेट को इस तरीके से लिख दिया, ई आई ए यू ओ, तो क्या अब वो सही है? नहीं, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार आने वाले एलिमेंट्स के बीच में कॉमा पुट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं बताए बल्कि वो एक सिंगल एलिमेंट है। तो हमारे लिए कॉमा दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में पुट करना बहुत कंपलसरी, मैंडेटरी हो जाता है। एक और बात देखिए, अगर सपोज करो कि एक फोर्थ स्टूडेंट ने इसी बात को इस तरीके से लिख दिया, ए ई आई ए ई ओ यू, राइट? तो उसके कलेक्शन में भी सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं, लेकिन यहां पर उसने एक किसी एलिमेंट को एक से ज्यादा टाइम सेट में रिपीट कर दिया है। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से सेट में नहीं किया जाता। मतलब आप सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, उसकी अकरेंस जस्ट वन टाइम पॉसिबल है। चलिए, इस बात को हम इस एग्जांपल से बेटर समझ सकते हैं, तो मैं पेज टर्न करता हूं, नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं और समझते हैं। राइट, सो कन्वर्ट सेट A equals to X such that X is a letter of word follow, FO, FOLLOW, right? अगर in roster form, ओके, तो रोस्टर फॉर्म इसका होगा, हमें इसके सारे लेटर्स लिखने होंगे फॉलो वर्ड के, और लेटर्स हैं एफ ओ एल एल ओ एन डब्ल्यू। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या जो मैंने जिस तरीके से सेट ए को रिप्रेजेंट किया है रोस्टर फॉर्म में, ये एक सही तरीका है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कि इसका क्या रीजन है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिकॉज वी कैन नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन द सेट एंड हियर वी हैव रिपीटेड एल ट्वाइस। तो फिर रोस्टर फॉर्म में सही तरीके से रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा सकेगा? तो सही तरीका होगा A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में F O L W, ये सही तरीका होगा, FOLW। ठीक है, ये अलग बात है कि अगर किसी स्टूडेंट ने उसको इस तरीके से लिखा
A equals to W O L and F, तो even he is right, this method is also right, this method is also right, दोनों बातें पॉसिबल है। तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसी सेट ए को मैं वापस फिर से सेट ए को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जाता हूं तो मुझे इस तरीके से करना चाहिए, हम लोगों को इस तरीके से वर्क करना चाहिए। देखिए आप सेट ए को एक तो ये लिख सकते हैं कि x such that x is a letter of word follow, ये भी एक सही तरीका होगा क्योंकि हमने पहले ऐसा देखा है कि जब सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ था तो उन्हें उसका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन किया तो वो रिजल्ट ऐसा आया। एक दूसरे स्टूडेंट ने अगर इसी बात को इस तरीके से लिखा a equals to x such that x is a letter of word wolf, तो अगेन he और she is right only, वो भी सही है बिकॉज वुल्फ में भी यही 4 लेटर हैं और उनका भी जब हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जब रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वेरिएशंस आ सकते हैं, अलग अलग तरह के रिजल्ट्स, अलग अलग तरह के आउटकम्स, अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। लेकिन जब आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने जाएंगे तो अलग अलग तरह का रिजल्ट आउटकम आना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी इस बात की जरूर है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। आई होप यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट हम सीखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। सो यहां आपको समझना है कि मीनिंग ऑफ सिंबल, this and this. The first symbol that you can see here, ये जो पहला सिंबल आपको यहां पे दिख रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं belongs to, इसे पढ़ते हैं belongs to, it is read as belongs to। और ये जो दूसरा सिंबल मैंने यहां लगाया है, ये इस सिंबल को हम लोग रीड करते हैं does not belongs to। ओके, अब इस बात को हम लोग इस एग्जांपल से बेटर समझ पाएंगे। सपोज करो कि मैंने एक सेट दिया आपको A और उसमें मैंने आपको एलिमेंट्स बताए 1 2 3 एंड 4। तो अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा 1 और यहां पर एक फिलअप का साइन और यहां A, और आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में दिस सिंबल यानी कि बिलोंग्स टू या दिस सिंबल मींस डज नॉट बिलोंग टू, दोनों में डज नॉट बिलोंग टू, वेट डज नॉट बिलोंग टू, ओके, दोनों में से कोई एक फिलअप करना है तो आप क्या फिल करेंगे यहां पर। ऑफ कोर्स आप सबसे पहले ये देखने जाएंगे कि जिस एलिमेंट 1 की बात हो रही है वो सेट ए का मेंबर है या नहीं, और वो आपको क्लियर दिख रहा है कि हाँ वो सेट ए में प्रेजेंट है, इसलिए आपको यहां फिलअप करना चाहिए ये सिंबल, राइट, ये सिंबल यहां आएगा, मतलब आप यहां पर फिलअप करने वाले हैं बिलोंग्स टू। अगर मैं ऐसा पूछता हूं आपसे कि 5 और फिर यहां एक ब्लैंक प्लेस है और A, और फिर आपके लिए यहां पर 2 ऑप्शंस हैं
बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। तो आप दोनों में से इस बार कौन सा फिलअप करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आपको क्लियर दिख रहा है कि 5 हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें यहां पर डज नॉट बिलोंग टू ये सिंबल पुट करना चाहिए। सो सही जवाब होगा डज नॉट बिलोंग टू। ओके, तो इस तरीके से आज की क्लास में आप लोगों ने सेट्स के बारे में, जो इनिशियल्स फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में सीखा, और हम अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और बहुत सारी बातें, जिनमें टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स कैसे होते हैं, उन सब के बारे में बताऊंगा। फिर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स के बारे में, नंबर ऑफ सबसेट्स एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के बारे में बताऊंगा, पावर सेट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं सेट्स में जो हम अपनी अगली क्लास में सीखने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी आपको समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी हमारी कि आप जो भी आपको कोई बात अगर अच्छी लगी हो, वो भी, अगर आपको कहीं ऐसा लगता हो कि यहाँ पर अगर इस तरीके से इंप्रूवमेंट होता वीडियो लेक्चर में तो और इफेक्टिव होता, तो आप इस तरह के सुझाव भी वीडियो लेक्चर्स का जो कमेंट सेक्शन है वहां पर लिख सकते हैं और हमें उसके बारे में बता सकते हैं। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके ऐसे किसी भी सुझाव का, सजेशन का मेरी तरफ से वार्म वेलकम होगा और मैं उस पर जरूर अमल करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो ये समय है आपसे विदा लेने का। ओके, सो बाय एवरीवन, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।